हेलो एवरीवन। हमने एक नई शुरुआत की है जिसका नाम है टिप्स द आइपर पॉडकास्ट शो। और जब हमने सोचा कि इस सीरीज में हमारी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो जैसा कि हम सब जानते हैं, आइपर एक 30 साल पुरानी संस्था है जो कि मैनेजमेंट एजुकेशन में सेंट्रल इंडिया में अपना नाम बना चुकी है, स्थापित हो चुकी है। तो इसको इस लेवल मुकाम तक पहुंचाने में जिनका रोल है वो है इस कॉलेज का फैकल्टी मेंबर, जिसको हम हमारे इंस्टीट्यूशन का पावर हाउस भी कहते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम उन लोगों से जो पिछले 1 दशक से ज्यादा से आइपर से जुड़े हुए हैं, ऐसी फैकल्टी से हम आज उनके बारे में बात करें। हमने देखा ये जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, ये विगत कई वर्षों से बच्चों के भविष्य में बनाने के लिए सतत काम कर रहे हैं, पर हमने कभी इनसे इनके बारे में तो पूछा ही नहीं, जाना ही नहीं, समझा ही नहीं। तो टिप्स की शुरुआत हमारे इसी पॉडकास्ट से होना है। तो आज हमारे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैकल्टी मेंबर हैं इस संस्थान के, डॉक्टर अमित तिवारी, लगभग 2010 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा। वेलकम तिवारी सर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने हमारी इस रिक्वेस्ट को मानकर, हमारी इस जिद को मानकर, हमने तिवारी सर से जब बोला कि आज हम आपके बारे में आपसे बात करना चाहते हैं, तो उन्होंने फिर वही कहा कि क्यों ना बच्चों के बारे में हम बात करें, क्यों ना हम उनके लिए और क्या कर सकते हैं ये बात करें। तो हमने उनको रोका कि नहीं, बात तो हम आपसे आपके बारे में ही करेंगे। लोगों को पता लगना चाहिए कि आपने अपनी टीचिंग को कैसे इवॉल्व किया, आपने इतने बच्चों के लिए जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो उसकी जर्नी क्या रही। बहुत लंबा समय होता है। तो वेलकम तिवारी सर टू द टिप्स शो टुडे। थैंक यू सर, ये मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ा अच्छा लगा कि संस्थान जो है, जो एक लंबे समय से कार्यरत जो लोग हैं, उनके माध्यम से ये जानने का प्रयास कर रहा है कि उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है इस संस्थान के प्रति, तो ये एक उदारता है संस्थान की, संस्थान के प्रबंधन की, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। अमित सर, आज ना सच तो ये है कि हम आपके लिए बहुत थैंकफुल हैं कि आपने अल्टीमेटली हमारी रिक्वेस्ट को माना और आप हमारे साथ बैठे हैं। जी। मैं ये जानता हूं सर, 2010 से आपकी जर्नी आइपर से शुरू हुई है जी, पर ये जर्नी और भी लंबी रही होगी जी। तो आज मैं आपको एक नॉस्टैल्जिया में ले जाना चाहता हूं कि जब आप पीजी कर रहे थे, जी, तो बताइए वो दौर कैसा था, आज आप क्या देख रहे हैं, और चलिए आज क्या देख रहे हैं उस पर भी हम बाद में बात करते हैं। पहले तो आप ये बताओ सर कि आप किस ईयर में आपने अपना पीजी किया था। सर, मैं ग्रेजुएशन करने के बाद इंडस्ट्रीज में काम किया मैंने तकरीबन 6-7 वर्ष। और उसी दौरान मुझे लगा कि प्रबंधन को जानना, सीखना, समझना बहुत जरूरी है। तो 2003 से 5 के दरमियान मैंने अपना MBA जो है वो कंप्लीट किया और बस वहीं से जर्नी जो है वो धीरे धीरे तो सर इसका मतलब ये हुआ कि आप इंडस्ट्री में काम करते हुए आपने अपनी प्रबंधन की डिग्री प्राप्त की। जी। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम तो दुनिया में ये देखते ही आए हैं कि जो भी 20 स्कूल्स अच्छा काम कर रहे हैं, जो बच्चे अच्छा करियर बना रहे हैं, वर्क एक्सपीरियंस का अपना एक मैटर होता है, एक इंपॉर्टेंस होती है जी, जिसको आपने खुद जिया है। जी। तो सर फिर मैं आपको और पीछे ले चलता हूं कि जब आप ग्रेजुएशन में थे तब आपने अपने करियर के बारे में क्या सोचा था, आप क्या करने वाले हैं भविष्य में। मैं जानता हूं निश्चित ही परिवार का भी बहुत प्रेशर रहा होगा। जी, जी। तो सर वो थोड़ा सा याद करके बताइए, वो कैसा था, क्या आपने सोचा था, क्या बनना चाहते थे, क्या आप नहीं बने, बताइए सर थोड़ा। सर, अगर हम शैक्षणिक माहौल को अगर उस दौर के देखते हैं, तो अमूमन छोटे शहरों में जो बच्चे रहते थे उनके जीवन के सिर्फ 2 ही सपने होते थे कि या तो वो डॉक्टर बन जाए या वो इंजीनियर बन जाए। तो ऐसा ही कुछ सपना पेरेंट्स ने देखा था। उन्हें लगता था कि ये 2 ही विधाएं होती हैं। तो आप क्या बनने वाले थे सर? बस ये था सर कि गणित थोड़ा सा प्रिय था। हाँ। तो हमने ये तय किया कि क्यों ना इंजीनियरिंग कर ली जाए। जी। और इंजीनियरिंग करने के रास्ते पे चल दिए। तो सर आपका स्पेशलाइजेशन क्या था इंजीनियरिंग? मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग कंप्लीट किया।
और उसके बाद उस दौर में अगर आपको ध्यान हो तो सॉफ्टवेयर का बड़ा बूम था। यस यस। तो शुरुआत जो रही वो आईटी से रही, फिर आईटी से चलते चलते कंसल्टेंसी तक पहुंच गए, और फिर धीरे धीरे ये लगा कि नहीं अमित सर, मैं आपको यहाँ रोकूंगा क्योंकि मुझे आपके ग्रेजुएशन के बारे में ही और बात करनी है। तो जब आप इंजीनियरिंग में एंटर हुए थे जी, तो अमित सर कभी आपको ऐसा लगा था कि आपका चुनाव जो है वो गलत हो गया है, आप कुछ और करना चाह रहे हैं, या आपको लगा कि नहीं जो मैंने चुना है वही ठीक है? सर मेरी रुचि अगर रहा जाए तो काफी ज्यादा इतिहास, नागरिक शास्त्र, इनके प्रति बहुत ज्यादा रुझान रहा बचपन से। और पढ़ आप मैथ्स रहे थे? हाँ, लेकिन कुल मिला के विज्ञान पढ़ना ऐसा लगता था कि उस समय अनिवार्य है। सामाजिक हैसियत आपकी इस आधार पे आंकी जाती है कि आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैंने कुछ समय के लिए बीकॉम में एडमिशन भी ले लिया था। अच्छा। हाँ, लेकिन 3 महीने बाद ही मुझे वो छोड़ना पड़ा। हाँ। फिर आपने सोचा कि नहीं इंजीनियरिंग ही करना? हाँ, मतलब ये है कि एक तरीके से सामाजिक दबाव हम उसको कह सकते हैं कि आपको सोशल रिकग्नाइजेशन के लिए आपको, तो आपके समय तो शायद पीईटी होता होगा। हाँ, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट का एग्जामिनेशन, लेकिन उस दौर में एक तो प्राइवेट कॉलेज का दौर नहीं हुआ करता था, तो काफी अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी आपको मध्य प्रदेश में कुल गिने चुने 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हुआ करते थे। तो एडमिशन का, तो सर इंजीनियरिंग करते हुए फिर आपको लगा कि नहीं यही करियर आपके लिए ठीक रहेगा, ऐसा आपको महसूस हुआ? सर कई बार आप जब शिक्षा में एंटर कर जाते हो तो अब आप उसको सिर्फ पूरा कर रहे होते हो, एक मन जो रहता है वो कहीं ना कहीं चलता रहता है, क्योंकि शुरू से एक रुचि पढ़ने की, साहित्य पढ़ने की बड़ी रही बचपन से। तो हमेशा से लगता था कि यार शायद कहीं और होते तो और बेहतर कर पाते। नौकरी पाने का दौर कैसा रहा? क्या किया आपने? नौकरी आसानी से मिली, नहीं मिली? कैसे ढूंढने की शुरुआत करी? सर वो बताओ थोड़ा सा, हमको जानकर थोड़ा सा उत्साह है कि आप जो इतने बच्चों को आज स्टैंड कर रहे हैं। जी जी। आपका जब दौर था तो आपने क्या किया था? सर उस दौर में थोड़ा सा पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रति बड़ा रुझान था। गवर्नमेंट जो वैकेंसीज निकलती रहती थी उनकी प्रिपरेशन वगैरह करते रहते थे। उसी दौरान धीरे धीरे लोगों ने कहा कि यार अभी जिसको, मतलब इलेक्ट्रिकल करने के बाद भी लोगों का सॉफ्टवेयर के प्रति बड़ा रुझान था। तो भोपाल में एक संस्था थी जहां से उन्होंने कहा कि अगर आप कोई कंप्यूटर का कोर्स कर लेते हैं तो आईटी में बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मतलब इंजीनियरिंग के बाद आपने एक और कोर्स, एक और गुण सीखा कि मैंने कुछ स्किल्स कोर्स किए कंप्यूटर्स से रिलेटेड। तो देखिए कितने कमाल की बात है। ये आप कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? ये सर 1999 की बात कर रहा हूँ। तो 1999 में भी स्किल कोर्स की इंपॉर्टेंस वही थी जो आज है। आज मतलब ये मानना ठीक नहीं है कि स्किल कोर्स के बारे में लोग आज ही बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपके समय से ही ये रहा। बिल्कुल जी सर बताइए, फिर आपने वो कोर्स किया? तो स्किल कोर्स करने के बाद उसी कंपनी ने एक तरीके से इंटर्नशिप का मौका दिया कि हमारे यही काम शुरू कर दीजिए। तो इस तरीके से शुरुआती काम शुरू हुआ, और उसी दौरान फिर वही एक तरीके से कहते हैं ना कि बंद के कोई चीज, वो प्रवृत्ति उस समय की नौजवानों की नहीं होती थी कि एक जगह आपका इलेक्ट्रिकल छूट गया? हाँ, इलेक्ट्रिकल पूरी तरीके से। हाँ, मैं आईटी में चला गया, और उसी दौरान एक कहते थे कि क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से मेरा जुड़ाव रहा, तो उस दौर में एक सरकार की बड़ी योजना चलती थी, शुरुआत ही हुई थी, जिसको प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कहते थे। अच्छा। और उसमें एक देश के बड़ी कंसल्टिंग फर्म थी डीडी शर्मा करके, उन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के टेंडर उठाए। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि यार हमको किसी एक नौजवान की जरूरत है जो मध्य प्रदेश में एक बड़ी टीम खड़ी करके हमारी कंसल्टेंसीज को प्रॉपर तरीके से चला सके। अच्छा। तो चूंकि आयु अनुभव दोनों की कमी थी, लेकिन मौका मिला तो उस मौके को हमने कहा कि पकड़ लिया जाए। तो ये तीसरा शिफ्ट हो गया। तो मतलब इलेक्ट्रिकल से आपने अपना ग्रेजुएशन किया, आईटी से स्किल कोर्स किया, नौकरी की शुरुआत करी, और फिर आप कंसल्टिंग में चले गए, एंड दैट टू कंस्ट्रक्शन वाली कंसल्टिंग। यस। तो उसमें हम लोगों को एक बड़ी सिविल इंजीनियर्स की टीम खड़ी करके रूरल रोड जो है उसका क्वालिटी कंट्रोल और इंस्पेक्शन का काम तकरीबन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 24 जिलों में हमारी कंपनी कार्य कर रही थी। तो एक कहना चाहिए कि बहुत ही अर्ली एज में बिना कोई ऐसे अनुभव के एक बहुत बड़ी पदवी और जिम्मेदारी मिली, तो सीखी काफी सारी चीजें जी। और फिर एक समय के बाद लगने लगा कि इस लाइन में बड़ा अच्छा है तो अपना खुद का क्यों ना कुछ शुरू कर दिया जाए।
तो अपना जब काम शुरू करा तो तब महत्व समझ में आया कि बिना प्रबंधन को जाने, बिना प्रबंधन को यहाँ से सीखे, आपके एमबीए की जर्नी यहाँ से हम फिर ये तय हुआ कि ये प्रबंधन के लगभग बिना सर कितना समय गुजरा होगा आपके ग्रेजुएशन और इस पोजीशन तक पहुंचने में जो आप अभी चर्चा कर रहे हैं? ये तकरीबन 5 वर्ष, तो 5 साल तक आपने अलग अलग विधाओं में काम करके ये आपने विचार बनाया कि नहीं, प्रबंधन ही आपका कार्य क्षेत्र होना चाहिए। जी, इम्प्रेसिव सर, मतलब आप तो वर्क एक्सपीरियंस के जनक रहे हैं मुझे लग रहा है अपने एजुकेशन सिस्टम में। जी जी, फिर आपने एमबीए करने का सोचा? हाँ सर, एमबीए करने का सोचा, और उसी दौरान चूंकि पारिवारिक दबाव था तो परिवार वाले, मतलब अभी पारिवारिक दबाव खत्म नहीं हुआ? पारिवारिक दबाव खत्म नहीं हुआ, और परिवार वाले विवाह के लिए करने लगे कि भाई चूंकि अब आयु 27 की हो गई है, तो आपको अपनी एक और जिम्मेदारी और माता पिता का जो कर्तव्य जिसे कहते हैं वो पूरा करना है। और हम तो सर एमबीए खत्म होने के बाद आपकी मैरिज हुई या? नहीं सर, एमबीए में एडमिशन बाद में लिया, मैरिज पहले। अरे मतलब वो तो दबाव डबल हो गया। हाँ, वो फिर दबाव और बढ़ गया कि भाई कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन या तो एमटेक कर लीजिए या फिर एमबीए कर लीजिए, जो तो मैडम की तरफ से भी प्रेशर था? बिल्कुल बिल्कुल सर, दोनों पक्ष से उनको भी हमें क्रेडिट देना चाहिए ना? बिल्कुल। तो आपके एमबीए की जर्नी में वो भी बहुत बड़ा योगदान था। और सर एक एमबीए तो खैर अलग, बट एकेडमिक जर्नी के लिए भी अगर मैं कहूंगा, क्योंकि मेरी जो श्रीमती हैं वर्तमान में मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में कार्यरत है, मतलब मैनेज भोपाल में। जी। और वो शुरुआत से ही एकेडमिक में ही रही। तो कहीं ना कहीं एक ये था कि एक ऐसा, उनका सब्जेक्ट क्या है सर? वो कंप्यूटर साइंस की प्रोफेसर है। तो जो कंप्यूटर साइंस का स्किल कोर्स आपने किया था, तो उस स्किल के चक्कर में आपने उनसे मैरिज भी कर ली। तो फिर एक तरीके से ये रहा कि क्योंकि इस तरीके के कार्य में आपको बहुत अलग अलग जगह जाना था, इसी बीच 2005 में पिता बनने का सौभाग्य मिल गया। तो फिर ये लगा कि नहीं यार, अब कहीं दूर नहीं, अपन परिवार के साथ और यही रहते हैं। तो 2005 से ये हुआ कि एकेडमिक्स की तरफ थोड़ा सा क्यों ना झुकाव लिया जाए। तो शुरुआती अगर मैंने कहा अपना करियर जो शुरू करा, तो विदिशा में एक सम्राट अशोक टेक्निकल इंस्टीट्यूट करके एसएटीआई विदिशा, तो वहां से मैंने अपनी, तो काफी पुरानी संस्था है सर। हाँ सर, ये 1960s का इंस्टीट्यूशन है, पर चूंकि एमबीए ये 2000 के आसपास वहां शुरू हुआ, तो मैंने अपनी एकेडमिक जर्नी जो है वो वहां से शुरू करी और वहां पे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया। इनफैक्ट सर, लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि विदिशा जैसी छोटी जगह पर भी इतने पुराने और बड़े संस्थान हैं। जी जी। तो सेंट्रल इंडिया की तो खासियत है सर कि छोटे इलाकों में भी इतने बड़े संस्थान आपको मिले हैं। तो सर विदिशा जाना कैसे हुआ कोर्स करने के लिए? आपकी कुछ रूट्स वहां हैं या किस? नहीं सर, हम मूलतः जो है मेरा विदिशा का ही मैं निवासी रहा। मेरी स्कूल एजुकेशन सारी वहीं कंप्लीट हुई, इसी वजह से आपका विदिशा का रुख बना। और माता पिता का चूंकि घर परिवार सब कुछ वही था। तो विदिशा में कार्य करने के दौरान कई बार मन में ये आता था कि छोटा शहर है, यहाँ मौके कम हैं, संभावनाएं कम है, राजधानी इतने नजदीक है जहाँ आया जाया जा सकता है। तो हमने 2007 में ये तय किया कि हम भोपाल शिफ्ट कर लेते हैं। तब आपका एमबीए पूरा हो गया था सर? 2005 में एमबीए पूरा हो गया था, और 5 में मैंने एसएटीआई कॉलेज ज्वाइन कर लिया था एमबीए पूरे होने के साल भर के अंदर। अच्छा। और वहां काम करने के बाद 1 वर्ष का अनुभव लेने के बाद आपकी सर टीचिंग जर्नी एसएटीआई विदिशा से शुरू हुई 2005 में। जी। और मुझे लगता है सर कि मैनेजमेंट एजुकेशन में वो टीचर्स प्रायः बहुत अच्छा कर रहे हैं या करते आए हैं जी, जो इंजीनियरिंग प्लस मैनेजमेंट के कॉम्बिनेशन से चले हैं। जी। तो उनका टेक्निकल नो हाउ की वजह से उनका एनालिटिकल अप्रोच होता है। जी जी। और उस एनालिटिकल अप्रोच को जब आप मैनेजमेंट से तराश लेते हैं जी, तो आपके जैसे टीचर्स फिर समाज को मिलते हैं सर। जी जी। तो मुझे लगता है द जर्नी वाज राइट टिल दैट टाइम। राइट। जी सर, फिर आप भोपाल की तरफ? हाँ, भोपाल में चूंकि मैं पहले इंटरव्यू देने के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में आया था, तो वहां के डायरेक्टर ने कहा था कि भाई हमारा इतना बड़ा नेशनल इंस्टीट्यूट है, हम किसी गैर अनुभवी आदमी को, चूंकि आपने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है ठीक है, लेकिन आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, आप अगले साल आइए। तो जब मैं अगले साल 1 वर्ष का अनुभव लेके पहुंचा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको मौका देते हैं। और इस तरीके से एक बड़े राष्ट्रीय संस्थान में मैनेजमेंट को पढ़ाने का मौका मिला। उसी दौरान चूंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी रही कि रहता है कि यार सरकारी नौकरी होना बड़ा आवश्यक है, आप शायद बेहतर समझते होंगे उस दौर में। तो
श्रीमती जी को मौका मिला ग्वालियर के MITS कॉलेज में, उनका कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में परमानेंट फैकल्टी के तौर पे चयन हो गया। अब आज के दौर में बच्चा छोटा होता है, पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं, आप पत्नी को अकेला नहीं छोड़ सकते, तो MSCT को छोड़ के हम 2009 में प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ग्वालियर, जो बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान है वहां का, वो मैंने 2009 में ज्वाइन कर लिया जी। मतलब और प्राइवेट सेक्टर में एंट्री पहला प्राइवेट कॉलेज MBA टीचिंग के लिए ज्वाइन किया, और मुश्किल से शायद 6 या 7 महीने ही वहां पे कार्य करते हुए थे। और एक दिन मैं ऐसे ही वहां के निदेशक जो थे डॉक्टर SS बाखर साहब, तो मैं उनसे कह रहा था कि सर मेरी पत्नी का चयन मौलाना आजाद में हो गया है एज ए परमानेंट फैकल्टी, तो मुझे अब ग्वालियर से भोपाल वापस जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा हम नहीं जाने देंगे आपको। तो मैंने कहा कि आप जब तक कहेंगे नहीं तब तक मैं जाऊंगा भी नहीं। और उसी दौरान क्लास लेते लेते मेरे पास एक फोन आता है कि मैं आईपर से डॉक्टर अमरजीत सिंह खालसा बोल रहा हूँ जी। तो मैंने कहा सर मैं शायद 8-15 दिन में जब भी भोपाल आता हूँ तो मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। तो सर मुझे याद है कि जब आप 2010 में आईपर आए थे, तब आईपर ने नया एक कोर्स शुरू किया था, PGD नाम से। जी। तो सर आपने ये जब संस्था ज्वाइन करी तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि आप एक रिस्क ले रहे हैं एक नए कोर्स में ज्वाइन करने के लिए? सर जहां तक मुझे याद है, क्योंकि मेरी स्मृति के अनुसार जब मेरी आपसे पहली बार मुलाकात हुई थी तो आपने कहा मुझसे कि आईपर PGDM के लिए हम आपको चाहते हैं। तो मेरा जवाब था सर मैं आईपर का हूं, आईपर जो जिम्मेदारी मुझे देगा, क्योंकि प्रबंधन शिक्षा में जहां तक मेरा मूल्यांकन था आईपर एक आयाम स्थापित कर चुका था, और मैं किसी ऐसी संस्था के साथ जुड़ना चाहता था कि जहां पे मैं एक लंबे समय तक कार्य कर सकूं। नहीं तो अमूमन जो देखा गया है कि लोगों का शैक्षणिक अवधि जो रही है निजी में, वो एक बड़े छोटे समय की रही है। एक छोटे समय वो अपना कार्य करते हैं, फिर वो कहीं दूसरे संस्था में शिफ्ट कर जाते हैं। लेकिन आईपर एक स्टैब्लिश नाम उस समय हो चुका। पर अमित सर इसमें तो मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि आईपर आज अगर यहाँ इस पोजीशन पे खड़ा है तो वो आप जैसे लोगों की वजह से। जी। उसकी वजह ये है कि प्रायः आप देखिए कि मैनेजमेंट एजुकेशन में भी जो टीचिंग में लोग हैं जी, वो बहुत लंबे समय तक किसी एक संस्था में काम नहीं करते जी। और एक टीचर हमेशा इस कोशिश में रहता है कि वो एक और बेहतर संस्था में चले जाए। पर आपके जैसे फैकल्टी जो आईपर से जुड़े जी, और भी आपके साथ बहुत आपके कलीग्स हैं जो जुड़े हुए हैं, जी जी, मुझे ऐसा दिखा कि उन सब के अंदर एक ही सोच थी कि अगर हमें अच्छा काम करना ही है तो उसी संस्था में क्यों ना करें जिस संस्था में हम काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों ने शायद अपने अच्छे काम की क्वालिटी को ज्यादा अहमियत दी, न कि ये कि वो अच्छा काम आप कहाँ कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप जहां काम कर रहे हैं वही संस्था उतनी अच्छी बन पड़ी कि आपको कभी सोचना ही नहीं पड़ा। सर मैं क्या मैं उस बात को समझ पाया हूं या मैं ठीक कह रहा हूं? नहीं सर, एक बड़ा मूल कारण होता है कि जहां पे आपको लगता है कि आप ग्रो कर रहे हो, जहां आपको लगता है आप कुछ नया सीख रहे हो, जहां आपको हर दिन एक लगता है कि कोई नई जिम्मेदारी आपके ऊपर है, जहां आपको लगता है कि आपका डेवलपमेंट हो रहा है, आप उस संस्थान में रुकते हो। आप ऐसी जगह कभी नहीं ठहरने की कोशिश करोगे जहां आपको लगेगा कि एक ठहराव आ गया हो और अब इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। तो ये एक विशेषता आईपर की रही कि यहाँ पे मानवीय मूल्यों को भी इतना महत्व दिया जाता है। नहीं सर, इस टिप्स पॉडकास्ट के माध्यम से, दी आईपर पॉडकास्ट शो के माध्यम से जी, मैं आप जैसे टीचर्स को अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने अपने करियर का इतना बड़ा हिस्सा इस संस्थान को दिया है। तो आज ये संस्थान ये बन पाया है कि हर वर्ष लगभग 500-600 बच्चों का करियर, आप देखिए किसी एक बच्चे का करियर सिर्फ उसका करियर नहीं होता, उसके पूरे समाज में जो उसकी फैमिली है उसको एस्टेब्लिश कर देता है। तो द कंट्रीब्यूशन विच यू ऑल आर प्लेइंग, गिविंग टू दिस नोबल कॉज, सर शब्द तो है नहीं हमारे पास, बट फिर भी कोशिश करते रहते हैं कि आपको धन्यवाद हम करते रहें। जी। तो सर जब ये जर्नी आपकी आईपर में शुरू हुई और पिछले 10 सालों में जो भी आप कर पाए, जी, मैं बिल्कुल जानता हूं और मानता हूं कि सर जहां से आपने शुरुआत की होगी आपकी टीचिंग पेडागोजी में भी बहुत चेंजेस आए होंगे।
आपने पहले जिस तरीके से पढ़ाया होगा या सोचा होगा वैसा अब नहीं होगा। जी जी। तो सर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो आपको याद हो जहां आपको लगा, खुद पर ही आपको गर्व महसूस हुआ कि देखिए ये मैं क्या कर गया? जी जी। ऐसा कुछ सर किस्सा आपको याद है सर? मुझे लगता है इतनी कहानियां कि मैं किताब लिख सकता हाँ, हूँ। तो सर, लेकिन हाँ, बहुत अच्छी बात मूलतः है। जो शुरुआती दौर में हुआ जी। कि जब हम यहाँ आए तो अमूमन एक शिक्षक का कार्य होता है कि जाके अपने विषय पे जाके लेक्चर डिलीवर जी, करना, जी। और वही हम 4-5 साल से करते आ रहे थे कि हमारा एक टॉपिक है, उस टॉपिक पे जाके हमको पढ़ाना है। जब आईपर ज्वाइन किया तो आपने पहली चीज कही कि हमारे यहाँ एक मैकेनिज्म है जहाँ सारे टीचर्स बैठते हैं, मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं, हम एक कोर्स आउटलाइन जिसको कहते हैं कि पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं, जी। और उसके अनुरूप फिर हम अपनी टीचिंग शैली चलाते हैं। तो शुरुआती दौर में जैसे भी कहते हैं ना कि कोई नई जगह पे जब आप जाते हो तो आपका एक होता है कि यार ये क्या तरीका है। तो आपसे शायद कई बार ये डिस्कशन भी हुआ कि सर जो विधा होती है उसको आप बांध नहीं सकते, और यहाँ हम बांधने की कोशिश कर रहे हैं कि ये टॉपिक हमको 6 क्लास में पढ़ाना है या इसको यही करना है। तो शुरुआती मत भिन्नता थी उसको लेके, लेकिन धीरे धीरे जब उसमें करते गए, जब उसमें इन्वॉल्व होते गए और आगे चल के उसको और बेहतर बनाते गए, तो वो सिर्फ एक प्रयास ये नहीं था कि हमारे को सिलेबस इतनी क्लास में कंप्लीट करना है, लेकिन उसके अंदर हमको जो एक्सरसाइज ऐसी कुछ डालनी है, कुछ ऐसी चीजें इन्वॉल्व करनी है जो एक तरीके से विद्यार्थी को बेहतर बना सके और वर्तमान समय की मांग के हिसाब से उसको तैयार कर सके। तो जो मजा फिर उसमें आने लगा कि यार कुछ नया निकालना, कुछ नया ढूंढना, तो आपने इस बार अडॉप्ट कर लिया उस चीज को। इस एक्सरसाइज को कैसे प्लान करना, इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, तो वो आनंद जो है वो आप उसको परिभाषित नहीं कर तो सकते। सर मैं यही आपको रोक के पूछना चाहूंगा कि सर जब वो आप प्लान करते हो और आप आनंदित रहते हो, जी जी, और जब आप उसको क्लास में जाके एग्जीक्यूट करते हो, जी, तो आपके आनंद में बढ़ोतरी हो रही है या वो कम हो रहा है? नहीं, तो आप सर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए सर, कोई भी चीज है, मेरा तो ये मानना है कि प्रबंधन का पहला सिद्धांत होता है प्लानिंग। और जितना हम लोग प्लानिंग के ऊपर काम करते हैं राइट। कि हम हर एक एस्पेक्ट पे सोचते हैं कि अगर 60 बच्चे हैं और सारे सबको एक से ही टॉपिक अगर मिल जाएंगे तो फिर वो मोनोटोनी हो जाएगी, उसमें आनंद नहीं रह जाएगा। कई बार ऐसा हुआ भी है कि शायद वैसा नहीं हो पाया जैसा हमने सोचा, लेकिन हमने उसको और बेहतर बनाया, कॉस्मेटिक्स चेंजेस करके उसको और बेहतर बनाने की कोशिश की। तो सर जब आप प्लानिंग करते हो इस तरीके से कोर्स आउटलाइन की, तो क्या आप जो इंडस्ट्री है उसकी जरूरतों को भी पहले आप थोड़ा रिसर्च कर रहे हैं, या ये सिर्फ आप अपने अनुभव से करा रहे हैं? नहीं नहीं सर, देखिए क्या होता है कि प्रबंधन जो है वो एक स्पेसिफिक डोमेन नहीं है कि अगर मैं कहूं कि मैं एचआर का हूं, मैं मार्केटिंग का हूं, मैं फाइनेंस का हूं, मैं स्ट्रेटेजी का हूं। राइट। सबसे बेहतर होता है कि जब आप 5-6 लोगों का ग्रुप जब एक साथ बैठता है, तो एक फाइनेंस वाला उसमें फाइनेंस का एंगल देखता है, एक मार्केटिंग वाला उसमें मार्केटिंग का एंगल देखता है। तो हम किसी भी एक्सरसाइज को प्लान जब करते हैं तो हम हर एक एस्पेक्ट को लगा के उसके जो बेहतर चीज निकल सकती है या वर्तमान में क्या मांगा जा रहा है, बाजार में किस तरीके की डिमांड है, तो हम उस एक्सरसाइज को और बेहतर कर पाते हैं। एक अकेला व्यक्ति मुझे नहीं लगता इतने सारे विषयों को समाहित कर सकता है। दिस इज योर मॉडेस्टी, आप ऐसा सोचते हैं, पर आपके जैसे इंडिविजुअल पर्सनालिटीज और टीचर्स की मिलकर एक अच्छा ग्रुप बनाते हैं। तो दिस इज योर मॉडेस्टी अमित सर। और वैसे मैं सबको ये बताना भी चाहूंगा कि जो भी अमित सर जैसे अच्छे फैकल्टी मेंबर्स हैं वो कभी भी श्रेय लेते ही नहीं है, तो इनको पकड़ पकड़ के हमें श्रेय देना पड़ता है। तो आज वो श्रेय भी हम आपको दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है। ये जो इवॉल्व करने की आपने कहानी सुनाई है, उसके पीछे का जो मेहनत और जो आपकी लगन है वो हमने देखी है और हम जानते हैं किस तरीके से आप उसको कर रहे हैं। पर सर देखिए, टीचर के पास हमेशा ही मीठे अनुभव होते हैं ऐसा नहीं है, कुछ सर खट्टे अनुभव भी आपके होंगे जी। तो कभी आप जैसे क्लास में गए हो और आपको कुछ याद आता हो जहां आपको अपने टीचिंग प्रोफेशन पर ये क्वेश्चन मार्क लग गया हो, कभी ऐसा कभी लगा क्या सर आपको? कुछ याद पड़ता है? नहीं सर, मेरे तो अनुभव बड़े सकारात्मक रहे और मतलब कहना चाहिए कि शायद मैं प्रारंभिक दौर में इतना सीरियस नहीं था टीचिंग के प्रोफेशन को लेके, लेकिन जैसे जैसे मैं इसमें समय गुजारता गया वो एक असीम आनंद मिलता है जब कोई पिता या कोई माता या आपका कोई विद्यार्थी आप कहीं पे जाते हो और जब वो आके आपको बताता है कि सर आपने एक चीज कही थी या आपने ऐसा बताया था, तो मुझे लगता है सर कि उससे महत्वपूर्ण जीवन में आपके कुछ नहीं है, ना पैसा, ना धन, ना आपने क्या अचीव किया। तो सी फ्रेंड्स, देखिए जो सर अभी बात कर रहे हैं, मैंने इसलिए सर को रोका जी, ये है आईपर की यूएसपी जी।
ये है हमारे टीचर्स की सोच, जी जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। जी। देखिए, एक टीचर से जब मैंने ये पूछा कि कोई ऐसा नकारात्मक किस्सा आपको याद है क्या, तो देखिए उनको नहीं याद। वो आज भी सकारात्मकता की बात कर रहे हैं, पर वो भी किस बात पर, कि बच्चे जब मिलते हैं और बताते हैं कि वो अपने करियर में कहाँ पहुंच गए, यही इनके लिए रिवॉर्ड है। जी जी। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां पर टीचर्स जो है अपने प्रोफेशन को आपके तरीके से देखते हैं सर। जी पर ये भी सच है कि ऐसे बहुत सारे टीचर्स नहीं होते। जी आपको साधुवाद है, आप ऐसा सोचते हैं। जी इट्स योर मॉडेस्टी, यू थिंक लाइक दिस। जी और मुझे ऐसा लगता है सर कि यही पॉजिटिविटी जो आपके अंदर है, वही ट्रांसफॉर्म हमारे स्टूडेंट्स को भी कर रही है। जी जी। सर, पर यहां पर मैं आपसे एक चीज और भी समझना चाहूंगा, जो कि आपके टीचिंग पेडागोजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती होगी। आप एचआर क्षेत्र में पढ़ते हैं, तो सर कुछ बिहेवियरल इश्यूज भी आजकल बच्चों में, यंग बच्चों में आप देखते ही होंगे कि कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत ही जिसको कहते हैं इंट्रोवर्ड हैं, कुछ बच्चे अति उत्साही या बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ड हैं। जी। तो सर आप उनको कैसे क्लास में हैंडल करते हैं? कई बार आपको ऐसे अनुभव भी होते होंगे कि जहां ग्रुप एक जैसा नहीं है। जी। सर कैसे कर रहे हैं आप इसको? देखिए सर, वर्तमान में मैं ये मानता हूं कि सबसे बड़ी चुनौती जो है वो क्लास का संचालन है, कि आप उनको कैसे जोड़ पाते हो। कई बार आपको, जैसे मैं खुद महसूस करता हूं कि पिछले 10 साल में मेरी टीचिंग स्टाइल के अंदर मुझे परिवर्तन लेके आने पड़े। कि आप पहले जैसे हमारे जमाने में प्रोफेसर्स हुआ करते थे कि आते थे, लेक्चर डिलीवर करते थे, लिख देते थे और चले जाते थे। अब आपको इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना है, और इन्वॉल्वमेंट आप तभी बढ़ा सकते हो जब आपके जो एग्जाम्पल्स होते हैं या आपकी जो बातें होती हैं वो कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट आप कर पाओ। और उनसे कनेक्ट करने का सबसे अच्छा माध्यम है उनको समझना। तो आप जिस भी दौर में, अगर शैक्षणिक क्षेत्र में हैं, आपको उस दौर के हिसाब से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा अगर आपको इस क्षेत्र में सक्सेसफुल बनना है। तो ये आपने भी महसूस किया और आपने किया। आपने उसके अंदर, उसके लिए मैं अपने अंदर परिवर्तन भी लाने की कोशिश करी काफी। It's a great message to all the students and all the corporate leaders that see the faculty who is teaching the management education is also ready to change. Right. तो आई थिंक द चेंज इज द ओनली थिंग विच रिमेन्स अनचेंज्ड। तो मुझे लगता है आप बिल्कुल उस बात को पूरा कर रहे हैं। जी। हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी अब आपके मन में कुछ विचार तो होंगे कि हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर को किस तरीके से आगे अपने काम को बढ़ाना चाहिए आपके क्षेत्र में। तो एचआर के क्षेत्र में सर कुछ मैसेज आप जो आज के कॉर्पोरेट सेक्टर को, बिजनेस हाउसेस को आप देना चाहते हो, कहना चाहते हो कि उनको क्या करना है? बिकॉज अल्टीमेटली हमारे बच्चे उन्हीं को जाके ज्वाइन करने वाले हैं। तो वी आर दी अ काइंड ऑफ ब्रिज बिटवीन द कॉर्पोरेट एंड द स्टूडेंट्स। तो सर आपका इस बारे में कुछ अगर विचार हमको पता लगे तो। देखिए सर, परिवर्तन हम कहते हैं प्रकृति का नियम है, और वर्तमान में मैं ये महसूस करता हूं कि मानवीय मूल्यों की समझ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना बहुत जरूरी है। दैट मीन्स ह्यूमन वैल्यूज। और आप अपने जो भी संस्थान है, जो भी है, आप उसके प्रत्येक जुड़े हुए, चाहे वो बड़ा छोटा जैसा भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर आपका है, उसके प्रति संवेदना का भाव होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि वर्तमान में जो एम्पैथी की बात कर रहे हैं आप। हाँ, वर्तमान में एक सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि शायद आपकी बात वो नहीं समझ पा रहे, या आपकी मन की वो ना समझ पा रहे हो। ये एक बड़ा कारण रहा जिस कारण से सर मैंने कहीं सुना भी था ये, मतलब आप जो कह रहे हैं सर बिल्कुल एप्ट ऐसे भी है। मैंने कहीं सुना था कि कंपनी लोग हैं, बिजनेस लोग हैं, नंबर्स अपने आप आ जाते हैं। ये मैंने कहीं सुना है। जी। और आप शायद वही बात कर रहे हैं कि लोग यानी ह्यूमन वैल्यूज आर द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इन बिजनेस। राइट जी। तो सर हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको ऐसा कहीं कमी लग रही है क्या कि इस तरफ थोड़ा ध्यान कम है, या ठीक है, या आप कुछ और सुझाव देना चाहेंगे? संवाद की कमी है सर। कम्युनिकेशन। Okay. संवाद बहुत जरूरी है। सही गलत मैं नहीं कहता, बट संवाद बहुत जरूरी है। तो आई विल रिक्वेस्ट माय कॉर्पोरेट फ्रेंड्स आल्सो कि आप अमित सर से इस बारे में कभी बातचीत करिए, और अमित सर की एक्सपर्टाइज की भी आप मदद लीजिए कि किस तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन और ह्यूमन वैल्यू सिस्टम को और बेहतर किया जा सकता है। अमित सर,
वैसे तो इस पॉडकास्ट को मैं अगले 4-5 घंटों तक भी चलाऊंगा, तो आपकी सारी बातों को मैं सीमित नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अथाह सागर है। जी जी जितना मैं अंदर जा रहा हूं मुझे कुछ नया मिल रहा है, जी पर समय की अपनी बाध्यताएं होती हैं। जी उन पर जाने से पहले मैं अपने दोस्तों को जो आज हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जी उनको बताना चाहूंगा कि आज शायद आप समझे होंगे कि आइपर की आत्मा क्या है। जी आइपर की आत्मा अमित सर जैसे टीचर्स हैं, तभी हम ये गर्व से कहते आए हैं आइपर मतलब एक्सीलेंट एकेडमिक्स एंड एक्सीलेंट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज। जी सर, संस्थाएं रहती हैं, नहीं रहती हैं, पर जिस वैल्यू सिस्टम से आपने अपनी टीचिंग को अभी तक किया है, जी ये समाज, स्टेक होल्डर सब आपके लिए आपको धन्यवाद देंगे, आपके आभारी रहेंगे। जी और मैं जानता हूं कि अगले 10 साल बाद भी हम एक पॉडकास्ट कर रहे होंगे और मैं आपसे अगले 10 साल के अनुभव के बारे में बात जरूर कर रहा हूंगा। थैंक यू अमित सर, आज आप हमारे बीच में आए और आपने मौका दिया कि हम आपके जीवन में थोड़ा सा झांक पाए। जी आशा करता हूं आइपर आपकी जर्नी को और सुलभ करेगा आने वाले समय में भी। आपका कोई आइपर के लिए मैसेज, आइपर के स्टूडेंट्स के लिए मैसेज, या आइपर के संबंधित कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए कोई मैसेज अंत में आप देना चाहेंगे तो यू आर मोस्ट वेलकम सर। देखिए सर, व्यक्ति से बड़ी महत्वपूर्ण होती है संस्था। और मैं एक बड़ा कारण जो आइपर या आइपर परिवार से इतने लंबे समय तक लोगों का एसोसिएशन है, उसका मूल कारण ये रहा कि यहाँ मानवीय मूल्यों की बड़ी समझ है। क्योंकि कुछ घटनाएं हर एक के जीवन में होती हैं और उस समय संस्था आपके साथ कैसे खड़ी रही, संस्था का आपके साथ कैसे सहयोग रहा, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो मैंने देखा कि मेरी पीएचडी के दौरान मेरे परिवार में जब कोरोना काल के दौरान हादसा हुआ, तो जिस मजबूती से परिवार पीछे खड़ा रहा, वो एक बड़ा संबल प्रदान करता है। और व्यक्ति को लगता है कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो आपके प्रति इतना स्नेह रखता हो, आपकी जरूरतों को इतना ध्यान रखता हो, ऐसे संस्थान के साथ आप एक लंबे समय तक कभी उस संस्थान को छोड़ के जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। मेरी ऐसी मान्यता है। धन्यवाद अमित सर, एंड आइपर विल ऑलवेज रिमेन ओब्लाइज्ड टू यू एंड इज ओब्लाइज्ड टू यू कि आपने अपने करियर का इतना बड़ा हिस्सा हमें दिया है। तो दोस्तों, ये था टिप्स का पहला संस्करण, जिसमें हमने आपको हमारी एक फैकल्टी के साथ मुलाकात कराई। इस पॉडकास्ट का अब आप महत्व समझ भी चुके होंगे। आने वाले समय में मैं आपसे और बात करूंगा, इनफैक्ट हर बार बात मैं ही करूंगा, क्योंकि आज जिस संस्था को हम यहां तक लेके आ पाए हैं, कोई भी लीडर किसी संस्था का तब तक काम नहीं कर सकता जब तक कि उसके पीछे उसकी टीम जो खड़ी है, जो इस तरीके की स्ट्रांग टीम होती है, तब तक उनके बिना यह संभव नहीं हो पाता। तो ये मेरा ग्रेटिट्यूड है उन सभी के लिए जो इस संस्थान में इतने सालों से काम कर रहे हैं। मैंने उनकी जर्नी को देखा है, मैंने उनकी जर्नी को समझा है, सोचा कि उस जर्नी से आपको भी मैं अवगत कराऊं और आइपर का हिस्सा बनाऊं। धन्यवाद।